वो एक सेइंग है ना, वो एक कहावत है ना कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, तो वही काम किया है आज रैंडी ओटन ने, क्योंकि आज वो ऑफिशियली बन चुका है हरामी रैंडी ओटन। और ड्रू मैकिंटायर के तो कुछ अलग ही नखरे चल रहे, बंदा स्मैकडाउन ही क्विट करके चला गया। तो इस Okay, वीडियो में आज hello रिव्यू करने chatters, वाले my हैं name is Rohit स्मैकडाउन के and you're एपिसोड को, और watching आज का Wrestle स्मैकडाउन का Chatter। एपिसोड बहुत ही खट्टा मीठा तड़का मसालेदार वाला था। मतलब आपको दोनों तरीके के जो टेस्ट हैं, तीनों चारों तरीके के जो टेस्ट हैं वो स्मैकडाउन में मिलने वाले हैं। बट जैसा पिछले कुछ टाइम में स्मैकडाउन हुआ है, आज का स्मैकडाउन तो एकदम ब्लॉक बस्टर वाला स्मैकडाउन था। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो ड्रू मैकिंटायर के साथ होती है। बैक स्टेज से निक ऑल्डिस के हाथ में कुछ एक वो होता है, एक फोल्डर सा, उसको पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब्रप्टली ड्रू मैकिंटायर निकल के आते हैं और कहते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसे पकड़ और डाल दे, ऐसा करके ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं निक ऑल्डिस के लिए। और फिर कहते हैं कि मेरा जो टाइटल है उसे छीना गया है, कैसे गोल्डन बॉय को इतने मौके मिले और अब उसके पास जो चैंपियनशिप है वो आ गई है, मेक दिस राइट, इस चीज को अभी आके ठीक कर। तो फिर उसके बाद आते हैं निक ऑल्डिस, कहते हैं देख भाई मैं तेरे को प्लेन इंग्लिश में अच्छे से बता देता हूं कि कुछ है ही नहीं सही करने के लिए, सब कुछ सही है। वो चैंपियनशिप बनी ही होती है चैंपियन के डिफेंड करने के लिए, तू क्या फिर उसे डिफेंड नहीं करेगा? तू इतना विक्टिम बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? तेरे जो एक्शंस है उनके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ऐसा करके निक ऑल्डिस उन्हें बोलते हैं। वो कहते हैं मेरे भाई तू क्या बात कर रहा है, वो चैंपियन है, मतलब चैंपियनशिप डिफेंड होगी, लेकिन वो रॉयल रंबल हारा, वो एलिमिनेशन चेंबर हारा, लेकिन ये कॉर्पोरेट तुम सारे लोगों की वजह से वो बन गया। उसके बाद वो गालियां देना निक ऑल्डिस को भी शुरू कर दे। निक ऑल्डिस कहते हैं देख भाई ऐसा मत बोल, ये मतलब वो भड़क जाते हैं थोड़ा सा फिर उसके बाद ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, जो कि बहुत सारे लोगों के दिल के अरमान जगा सकता है कि निक ऑल्डिस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होगा। लेकिन ये WWE 2026 की WWE है, तो ऐसा कुछ सोचने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल मे भी WWE कुछ आगे प्लान कर रही है, लेकिन नहीं आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद फिर क्या होता है कि निक ऑल्डिस कहते हैं भाई मेरी बात सुन, तूने कोडी रोड्स को अवॉइड करा इतने टाइम तक, तू उससे मैच नहीं करना चाह रहा था, और अब मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों था, क्योंकि पहले ही मैच में उसने तुझे हरा दिया। अनाउंसर डेस्क के ऊपर ड्रू मैकिंटायर सारी बातें बोल रहे होते हैं। इसके बाद वो रिंग में आते हैं और कहते हैं यू नो इट, आई नो इट, दिस इज बुलशिट। और जिस अग्रेशन के साथ, जिस एक्सप्रेशन के साथ में इसकी डिलीवरी करी है ड्रू मैकिंटायर ने, ऐसी चीजों का मैं बोलता हूं कि ये चीजें बनाती है स्टोरी लाइन को बिलीवेबल। ड्रू मैकिंटायर की शक्लें देख के आपको कोई मुंह पे आके आपके लिख के भी दे देना कि WWE एक स्क्रिप्टेड शो होता है, यकीन आएगा नहीं जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर भाई बंदा काम करता है। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक कर दे और एल्स, जैसे करके उन्होंने बोला। तो उसके बाद जेकब फाटो का म्यूजिक हिट हो जाता है। जेकब फाटो कहते हैं भाई क्या फिक्स करने की जरूरत है, तू तो चैंपियन भी नहीं होता, अगर मैं नहीं होता तो मैंने वो जो पूरी सिचुएशन है उसको फिक्स किया। और ये चीज देख के मुझे याद आया भाई एक बार तो कोडी और जेकब फाटू भी एक दूसरे के पीछे पड़े थे, लेकिन अब क्योंकि WWE का वर्किंग प्लान नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ हफ्ते हम कुछ दिखा देते हैं, कुछ हफ्ते हम कुछ दिखा देते हैं। जैसे एलिस्टर ब्लैक और रैंडी ऑर्टन को दिखा रहे थे, अब नहीं दिखाएंगे, तो वही है, उनको जैसे चलाना होता है वैसे वो चला रहे। कितना फनी है हम लोग, बिल्कुल वही है ना कि फैंस की इंटेलिजेंस के साथ कि भाई तुम तो गधे हो, हम गधे हैं वाला मोमेंट ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं किया था मैंने, वो ऐसी चीजों की वजह से ही किया था। तो उसके बाद फिर क्या होता है, ये जो जेकब फाटो है ड्रू मैकिंटायर को बताते हैं कि तू जो है कोडी रोड्स के बारे में बात मत कर, ये निक ऑल्डिस के बारे में नहीं है, तू हर किसी को ब्लेम कर रहा है, तुझे पता है ये, मतलब वो अपने ऊपर सब कुछ लेते हैं कि आई एम द वन दैट स्क्रूड योर एस, ऐसा करके वो सीधा ड्रू मैकिंटायर को ही बोलते हैं। तो बता भाई अब तू क्या उखाड़ लेगा मेरा, ऐसा जेकब फाटो ने बोला। अब इसके बाद ड्रू मैकिंटायर गुस्से में कहते हैं कि देख भाई तू जानना चाहता ना मैं क्या करूंगा, निक ऑल्डिस तुम ये सब कोडी ये सबके वो नाम लेते हैं और कहते हैं आई एम डन विद यू ऑल, एंड निक ऑल्डिस के मुंह पे जाकर ड्रू मैकिंटायर बोलते हैं आई क्विट। और ये तो पहले भी बोल चुका है भाई ड्रू मैकिंटायर जब सीएम पंक के साथ उनकी फ्यूड थी। अब बोलने के बाद ही ड्रू मैकिंटायर फिर वहां से निकल लेते हैं। निक ऑल्डिस भी कंफ्यूज था भाई ये क्या हुआ, ड्रू मैकिंटायर तो सिर्फ जाने लगा, जेकब फाटो सिर्फ वहां पे देख रहा है। और उसके बाद बैक स्टेज जेकब फाटो निक ऑल्डिस बात कर रहे होते हैं। जेकब फाटो कहते हैं जैसे ही मैं इसके पिछवाड़े तोड़ने वाला था बंदा भाग गया। फिर वहां से ट्रिक विलियम्स भी निकल के आते हैं और बस इनको मैच बनाना होता है सिंगल्स, तो इसीलिए इन्होंने कर दिया। बेसिक यहाँ पे स्टोरी यही है अभी ड्रू मैकिंटायर की कि उसने स्मैकडाउन को क्विट कर दिया, लेकिन सिर्फ अभी के लिए क्विट किया है, इसके ऊपर अभी आएंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट बैक स्टेज से सेगमेंट था नाकामुरा और टामा टोंगा को कौन देखना चाहता है भाई। ट्रिपल एच तुम्हारा कोई फैंटेसी है तो इनको घर पे बुला के इनका प्रोग्राम तुम कर दो और देख लो, ठीक है। ये नहीं देखना किसी को, कोई नहीं जाना चाह रहा है एनजेपीडब्ल्यू में तुम्हारा। जब तुमने पहली बात तो नाकामुरा और टामा टोंगा का या तो कैरेक्टर बना के रखा होता, ये नॉन प्लेयर कैरेक्टर जैसे वो एनपीसी वाली टर्म का यूज करते हैं ना आधे से ज्यादा, तो WWE के शोज में आजकल ऐसे ही घूम रहे हैं। इसके बाद फिर सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा वर्सेस अंकल हाउडी और एरिक रोवन का मैच होता है। बैक स्टेज सोलो ने बोल भी
भी दिया था नाकामोरा से कि दूर रहे, और भाई सुन ले सोलो सिकोवा कि सही बोल रहा है तो दूर रहे इस बंदे से, किसी को मजा नहीं आ रहा है इसमें। इनका इनका टैग टीम मैच होता है, लैंटन लेके जाती हैं निकी क्रॉस, उसमें डिस्ट्रैक्शन हो गई सोलो सिकोवा को, और उसके बाद अंकल हाउडी ने सिस्टर एबिगेल लगा के मैच जीत लिया, लेकिन फिर भी एंड तक जाते जाते वो जो लैंटन है वो उन्हीं के पास रहा है। भाई ये क्या है, इनको तो लग रहा है कि फ्री ग्लिच मिल गया है क्या स्मैकडाउन के घंटे बर्बाद करने का, वाइट 6 और ये एमएफटी की स्टोर लाइन को चला के। किसको इंटरेस्ट है इसमें, कौन देखना चाह रहा है, इसमें क्या हो रहा है? तो ये तो अब हर बार का ही इनका ड्रामा, हर हफ्ते आके हम भी क्या ही बोले इसके बारे में, बस जल्दी से निपटा के इसको साइड में रखो। इसके बाद जेड कारगिल वर्सेस मिचिन के बीच में मैच था। जेड कारगिल ने ऐसे लिक करा मिचिन को, और उसके बाद उन्होंने अपना वो चोक स्लैम और जेडेड फिनिशर लगा के मैच में जीत गई। वो कॉल आउट करती हैं, उसके बाद कॉल आउट तो नहीं करती है, वो बात कर रही होती है रिया रिप्ली के बारे में, लेकिन रिया रिप्ली निकल के ही आ जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें फिर उसके बाद निकल जाती हैं जेड कारगिल, और वो कहते हैं रिया रिप्ली की भाई अब क्या हो गया, क्यों जा रही है तू? तो वही है कि वो थोड़ा हील और बेफेस वाला जो टिपिकल कैरेक्टर है वो यहाँ पे प्ले किया जा रहा था। इसके बाद बैक स्टेज कोडी रोड्स और निक ऑल्डिस दोनों होते हैं, और निक ऑल्डिस से पूछते हैं कोडी रोड्स क्या चल रहा है ड्रू मैकिंटायर का, तो निक ऑल्डिस ने सलाह दी है कि भैया तुम अपना जो ध्यान है वो अभी अपने आज की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के ऊपर ही रखो, और सही बोल दिया था निक ऑल्डिस ने, जो आज हुआ है कोडी रोड्स के साथ उसके बाद तो अब लग रहा है देख के। फिर सैमी ज़ेन भी वहाँ पे आते हैं, और वो पहले तो उनको बधाइयाँ देते हैं चैंपियन बनने की, उसके बाद कहते हैं मैं तेरे लिए रूट कर रहा हूँ। फिर कोडी रोड्स कहते हैं तूने सेम बात ये रैंडी ऑर्टन के लिए भी बोली थी, तो तू टाइटल शॉट ही चाहता है, तेरे को यहाँ पे अपना मतलब नजर आ रहा है। सैमी ज़ेन कहते हैं भाई रैंडी ऑर्टन को मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो रैंडी ऑर्टन है, वो अकेला ही बंदा है, मैं लुक अप टू करता हूँ रैंडी ऑर्टन को, मैं तुझे नहीं करता क्योंकि हम दोस्त हैं, हम बराबर हैं। अब तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पर्पस क्या है सैमी ज़ेन का, मतलब समझ में आया मुझे कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के बीच क्या हो रहा है, लेकिन सैमी ज़ेन चाह क्या रहा है, मैं सेगमेंट देखते देखते कंफ्यूज हो गया कि बात शुरू कहाँ से हुई थी और ये पहुंच कहाँ पे गई है। बट जो भी है सैमी ज़ेन को इन्होंने एटलीस्ट कंसिस्टेंट बैक स्टेज सेगमेंट जरूर दिए हैं, और वो बोतल जरूर रखी रहती है भाई सैमी ज़ेन के लिए, मैंने बोल दिया था ना हर बार ऐसी रखी रहेगी बोतल वो, और इस बार तो एक दो तीन बढ़ाते रहते हैं उस बोतलों में, पता नहीं उसमें भी अपना ही कुछ ईस्टर एग ना डाल रहे हो कि देखो पहले एक बोतल थी, फिर दूसरे सेगमेंट में 2 आ गई, तीसरी आ गई। ये बहुत सारे क्रिएटिव लोग तो अपने आप में ही खुश हैं, वो है नहीं WWE वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट नहीं है, वर्ल्ड रेसलिंग माई एंटरटेनमेंट है WWE के क्रिएटिव लोगों का। तो वही है, फिर इनके बीच में ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है, और फिर सैमी ज़ेन को फिर गुस्सा आ गया है, वो कोडी रोड्स कह रहे हैं सैमी ज़ेन को तू मेरी इंस्पिरेशन है, मुझे लुक अप टू मत कर, लेकिन इस टाइटल को दे, क्योंकि टाइटल ऐसे कंधों पे होता है उस समय पे कोडी रोड्स के पास में। तो सैमी ज़ेन ने फिर वो बॉटल उड़ा दी। फिर एलिस्टर ब्लैक फिर आ गया जेलेना वेगा के साथ, जिनको मैंने बोला ही है भाई ये अगर दूसरी जगह जाके अच्छा काम कर लें तो बढ़िया ही है, WWE के भी पैसे बर्बाद हो रहे हैं और इनका तो करियर पता नहीं कहाँ ही जा रहा है। तो फिर वो कहते हैं सैमी ज़ेन ने सीधा बोल दिया भाई मेरे से दूर रहे, मेरा दिमाग खाएगा तो गलत हो जाएगा, और बिल्कुल सही बोला सैमी ज़ेन ने, एलिस्टर ब्लैक भाई तू बहुत दिमाग खा रहा है, तो अपने अच्छे से कैरेक्टर पे अच्छे से काम करो आप लोग दोनों, और उसके बाद फिर बात करते हैं, और शायद आपको इतना मौका भी ना मिले जिस तरीके से भी क्रिएटिव टीम सोचती है। इसके बाद नेक्स्ट शार्लेट फेयर एलेक्सा ब्लिस आती हैं, और बेला ट्विंस आ जाती हैं यहाँ, जो उन्होंने आके यही बोला क्योंकि टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच है, वो कहते हैं हम यहाँ पे देख रहे हैं, और उसके बाद जो भी जीतेगा वो हमारा नेक्स्ट होने वाला अपोनेंट। इसके बाद लैश लेजेंड और लैश लेजेंड एंड नाया जैक्स वर्सेस शार्लेट फेयर एंड एलेक्सा ब्लिस का मैच होता है रिंग साइड पर ही, क्योंकि बैठी हुई थी बेला ट्विंस, पता था भसड़ होनी है, नाया जैक्स ने उठाया, उसकी वजह से लात पड़ गई शार्लेट फ्लेयर को, उसके बाद फिर उन्होंने ब्री बेला को भी फोड़ दिया, फिर यही दोनों जो आ गई, जो ब्री बेला वो मैच में आ गई, डिस्क्वालिफिकेशन से मैच की एंडिंग हो जाती है। फिर मारा मारी कर रहे हैं सारे लोग मिलके, और एक लेग ड्रॉप भी लगाया नाया जैक्स ने, जो कि उन्होंने निकी बेला को ऐसे पकड़ा लैश लेजेंड ने, और वहाँ से फिर लगाया। तो अपने भारी भरकम वजन होने का अपने मैचेस में भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है, और ये भी हमको हिंट कर रहा है कि ये जो है ऐसे मिक्स में रहने वाले हैं अभी इस वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद डेमन प्रीस्ट आर्ट्रूथ वर्सेस गार्जा हुम्बर्टो का भी मैच था, वही है टाइम पास है, थोड़े अब टाइम हमारा वेस्ट करना है तो उस वजह से मैच था। एंड में जाके जॉन सेना का फिनिशर आर्ट्रूथ लगाते हैं, और साउथ ऑफ हेवन लगा के इस मैच में डेमन प्रीस्ट और आर्ट्रूथ की विक्ट्री हो जाती है। इसके बाद बैक स्टेज से मिज और डैनहाउजन का मैच था, और डैनहाउजन बोलते हैं कि आज मिस टीवी का सेगमेंट है तो ले भैया मेरी जो टी शर्ट है वो पहन ले। तो मिस कहते तेरे पास टी शर्ट है, वो कहते हाँ सबके पास नहीं है टी शर्ट। तो मिस कहते भाई तेरे को पहले हफ्ते में तेरी टी शर्ट मिल गई है, जो कि होता नहीं है हर किसी के साथ। तो फिर उसके बाद डैनहाउजन अपना ही शो करने को चाह रहा है कि भाई मिस टीवी ना हो, मैं अपना शो कर लूँ, और फिर इस बात के लिए मना कर दिया मिस ने। तो फिर उन्होंने बोल दिया यू आर कर्स्ड, और उसके बाद जब दोबारा से नजरें जाती हैं तो डैनहाउजन भाई कहीं गायब हो जाता है। तो वही सेगमेंट हमने आज रिपीट होते हुए देखा है। इसके बाद मिस टीवी का सेगमेंट था, शुरू में उनका माइक नहीं चलता, जो कि समझ में आ गया था कि भैया डैनहाउजन का ही करा धरा है, क्योंकि उसने बोल दिया यू आर कर्स्ड करके, उन्होंने बोल दिया, श्रापित कर दिया उन्होंने डैनहाउजन को।
उसके बाद फिर नया माइक आता है, जेली रोल को बुलाते हैं। जेली रोल कहते हैं भाई मेरे भाइयों का मैच है मेन इवेंट में, रैंडी ओर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच होने वाला है। मिस फिर से पटाना चाह रहे हैं जेली रोल को कि भैया क्या पता वो मेंटरशिप में आ जाए उनकी, लेकिन मना कर दिया उन्होंने। जेली रोल कहते हैं भाई तेरी हिस्ट्री है, तो अपने ही लोगों को धोखा देता है। फिर मिस उसके बाद क्रेडिट लेते हैं वेट लॉस का जेली रोल के, कि कैसे उस समय तेरे को लगा कि भाई वो करना चाहिए, तो मतलब खुद क्रेडिट लेने लग गया। तो जेली रोल कहता है तू मेरा क्रेडिट ले रहा है। फिर उसके बाद वो कहते हैं मैं फैट हूं या फिर मैं स्किनी हूं, तेरे पिछवाड़े तो मैं हमेशा कभी भी तोड़ सकता हूं। और वो कहते हैं तू लॉकर रूम लीडर नहीं, तू लॉकर रूम लूजर है। फिर उसके बाद किट विल्सन निकल के आते हैं और किट विल्सन फिर मिस से बोलते भाई अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दे, ये प्रॉब्लम जेली रोल के अंदर ही है। जेली रोल कहते नहीं भाई तू अच्छा आदमी है, सीक्रेटली हम सारे लोग तेरे को लाइक करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने फैट फोबिक उनको बोला, टॉक्सिक उनको बोला, धक्का मुक्की होती है, जेली रोल मारने के लिए चलते हैं किट विल्सन को, लेकिन वो घुसंट पड़ गया मिस को। उसके बाद मिस वहां पे लैंड हो गए। तो बस यही फिर इनका यहाँ पे सेगमेंट था। तो शायद जेली रोल को भी रेसलमेनिया के प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने वाले हैं, देख के ऐसा लग रहा है। फिर उसके बाद डैनहाउजन और मिस का फिर से सेगमेंट था, और क्योंकि दांत में लगी थी उनके, तो वो दांत वाले डिब्बा लेके आते हैं, जिसको पहली बार में मैंने खाने वाली चीज बोल दिया था जो माइकल कोल को दी थी, लेकिन उसके अंदर वो छोटे छोटे दांत थे। और डैनहाउजन कहते हैं कि अगर मैं होता तो मैं तेरे को डिफेंड करता वहां पे जाके, लेकिन मिस कहते हैं भाई तू मेरे से दूर रहे, मेरे को तेरे आस पास भी नहीं रहना। और उसके बाद फिर डैनहाउजन भी कहते हैं कि अगर ये तुम्हें तेरे को श्राप दिया इसको हटाना है तो उसके लिए एक चीज करनी होगी। उतने में फिर इधर मुंह करते हैं मिस और डैनहाउजन को देखते हैं, तो डैनहाउजन वहां से फिर से गायब हो जाता है। तो डैनहाउजन को भी बैक स्टेज सेगमेंट्स में ही ज्यादा फीचर कर रहे हैं, जो कि आई थिंक एक अच्छा एलिमेंट ऐड कर रहा है। कोई एक्सपेक्ट ये तो नहीं कर रहा उनको मिड कार्ड में डालने के लिए या फिर उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवाने के लिए, लेकिन अगर ऐसा भी कंसिस्टेंट और ये नहीं कि सेम सेम चीज करें, तो डैनहाउजन को रेलिवेंट रखेंगे, और उनको रखना भी चाहिए जैसा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है डैनहाउजन के आने की वजह से। इसके बाद टिफनी स्टैटन वर्सेस कियाना जेम्स का मैच था। चेल्सी ग्रीन भी आ जाते हैं रिंग साइड में, फिर वही मून सॉल्ट लगा के इस मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है हमारी टिफनी स्टैटन की। और फिर आता शो पर मैच ट्रिक विलियम्स वर्सेस जेकब फार्टो के बीच में। बहुत ही मेरे को ऐसा लगा क्यों ही करवा रहे हो तुम्हें मैच, लेकिन इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू ने करवाया था उस सुपरस्टार को वापस लाने के लिए जिसने अभी कुछ देर पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यू शो क्विट किया है। और मैं बात कर रहा हूं ड्रू मैकिंटायर की। भाई तबीयत से ड्रू मैकिंटायर ने जेकब फार्टो को रिंग साइड पे बजाया, हेडबट मारी, उनको रिंग पोस्ट पे मारा, और मजे की बात है कि रेफरी ने वो सब देखा ही नहीं। तो मतलब वो स्क्रिप्टेड शो को भी एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ आपको बुक करना चाहिए। वैसे ड्रू मैकिंटायर के सेगमेंट्स में इतनी कोई कमी निकल नहीं सकती, लेकिन आई थिंक ये शो ही प्रोड्यूस, मतलब वो मूवमेंट ही बहुत ही गलत तरीके से प्रोड्यूस हुआ था कि भाई इतना टाइम आप कैसे लगा रहे हो कि वो मारा जा रहा है उधर और हम ये बात मान रहे हैं कि हाँ रेफरी तो उधर बिजी है ट्रिक विलियम्स को देखने में। तो वो थोड़ा वियर्ड था, लेकिन उसकी वजह से जेकब फार्टो ये मैच हार गए हैं और ट्रिक विलियम्स से मैच जीत गए हैं, जो कि अपने आप में ट्रिक विलियम्स के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और मैच के बाद ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक भी लगाई है जेकब फार्टू को। तो अब आपको लग रहा होगा कि रेसलमेनिया में इनका सिंगल्स मैच होने वाला है, मे बी अभी भी हो सकता है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहले ही अगले मतलब इसके बाद ही जो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला सेगमेंट था उसके बाद निकोल्डेस आते हैं और वो यही बोलते हैं कि वेलकम बैक, वो कहते हैं और तेरा वेलकम गिफ्ट ये है कि तेरे को जेकब फार्टू से अगले हफ्ते अब मैच करना है ड्रू मैकिंटायर। तो अगर ये सिंगल्स मैच रेसलमेनिया में कर रहे हैं तो क्या ये स्मैकडाउन में उस मैच को देते? वैसे देने को तो दे भी सकते हैं, क्योंकि फिर स्टिपुलेशन डाल के फिर कुछ उसमें और कुछ ऐसे और इम्प्लीकेशन डाल के रेसलमेनिया में मैच बनाया जा सकता है। बट अभी फिलहाल के लिए ड्रू मैकिंटायर जेकब फार्टो एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं बहुत बुरी तरीके से, और नेक्स्ट वीक इनके बीच में एक सिंगल्स मैच होने वाला है। और अब बात करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की, जहां पे मचा है आतंक, और आतंक सही वर्ड रहेगा क्योंकि यहाँ पे रैंडी ओर्टन की बात हो रही है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है रैंडी ओर्टन को, उसके बाद कोडी रोड्स आते हैं, दोनों बैठते हैं। उस मोमेंट तक मुझे ऐसा लग रहा था कि वो भाई लोगों तुम्हारा रेसलमेनिया का मेन इवेंट मैच है, तुम क्या यहाँ पे यारी दोस्ती निभाने आए हो? कुछ थोड़ा अग्रेशन तो हमें दिखाओ। भाईचारे के साथ दोनों मस्त बैठ गए और कोडी रोड्स बोलते हैं कि 2007 में मेरा पहला मैच ही रैंडी ओर्टन के अगेंस्ट था, और उस टाइम पे मैंने रैंडी ओर्टन आपको देखा कि आप रॉयल रंबल जीते, मैंने आपको देखा कि आप रेसलमेनिया जीते, मैंने आपको देखा कि आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, आप यंगेस्ट चैंपियन बने। और ये सब देख के मैं यही सोचता था कि क्या मैं ये कभी कर पाऊंगा। और फिर उसके बाद वो बात करते हैं कि कैसे रैंडी ओर्टन का साथ हमेशा ही कोडी रोड्स को मिला है। वो कहते हैं कि आई एम नॉट योर सन, ना ही मैं तेरा भाई हूं, बट आई एम प्राउड टू से दैट आई एम योर बॉय, ऐसे करके वो बोलते हैं रैंडी ओर्टन के लिए। तो एक चैंपियन बंदा जो कि अभी उसके पास चैंपियनशिप है, और एक वो सुपरस्टार जिसके पास अभी टाइटल नहीं है, भले ही वो लेजेंडरी है, तो अगर स्टोरी लाइन में भी ऐसे अपने आप को दिखा रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यू किस लेवल पे है ये बताना चाह रही है हमें कि क्या रिस्पेक्ट है रैंडी ओर्टन के लिए कोडी रोड्स की। तो वो एक बहुत ही डीप वाली चीज थी जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाली स्टोरी से बयां करना चाह रही थी। अब इसके बाद साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कोडी रोड्स ने। रैंडी ओर्टन
साइन करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो हेजिटेट कर रहे थे दोबारा, और वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनके दिमाग में ये थॉट्स आ रहे थे, भाई ये बंदा इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, इसके साथ मैं कैसे मैच करूंगा, इसको मैं कैसे मारूंगा। वही बात है जो रैंडी ऑर्टन पहले भी हेजिटेट कर गए थे, लेकिन चेंबर में उन्होंने नहीं किया, तो देखो आज उनको अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच मिल रहा है। अब माइक लेते हैं रैंडी ऑर्टन, उन्होंने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। वो कहते हैं देखो मैं समझ रहा हूं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, वो रेसलमेनिया के साइन की तरफ देख के बोलते हैं कि मुझे ये मैच चाहिए, मुझे ये टाइटल भी चाहिए, ऐसे उसको करके बोलते हैं, लेकिन कहते हैं ये इतना मुश्किल हो रहा है। तो कोडी रोड्स उनको ज्यादा बोलने नहीं देते, वो कहते हैं मैं समझाता हूँ तुम्हारे लिए चीजें। कोडी रोड्स कहते हैं उसके बाद कि देखो जैसे ही बेल बजेगी ना, तो मुझे बेस्ट वही यंगेस्ट जो चैंपियन डब्ल्यूडब्ल्यू में बना था वही चाहिए। वो कहते हैं उनको मास्टर ऑफ 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स, जो कि RKO है। और मस्त ही लगा कि वो कोडी रोड्स ने नहीं बोला, वो RKO वाली जो लाइन जो लेटर्स हैं वो क्राउड ने बोले, तो वो और ज्यादा कूल लग रहा था। उसके बाद कहते हैं कि रेसलमेनिया के मेन इवेंट के बाद भी मैं चाहता हूं रैंडी ऑर्टन कि आप जान लो कि आई ऑलवेज लव यू, मतलब वो जो प्यार है वो वैसे ही बना रहेगा। रैंडी ऑर्टन के भी दिल को थोड़ा सुकून मिला, रैंडी ऑर्टन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, रैंडी ऑर्टन ने हक किया कोडी रोड्स को, और इसके बाद वो मूवमेंट हुआ जिस मूवमेंट का वेट हम लोग पता नहीं कितने टाइम से, सालों से कर रहे थे, ये बोलना चाहिए। रैंडी ऑर्टन ने पकड़ा कोडी रोड्स का गला पीछे से, और उसके बाद उन्होंने वो सीधा स्लैम किया उसी डेस्क पर जहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो रही थी, उन्होंने हिट किया लो ब्लो। और आप एकदम से ही रैंडी ऑर्टन की बॉडी लैंग्वेज में चेंज देखना, क्योंकि उनका जैसे ही टर्न हुआ आपको रैंडी ऑर्टन शक्ल सेम होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा डिफरेंट फील होगा, उसकी चाल ढाल, उसका हाव भाव सब कुछ चेंज हो चुका है। और ये था ऑफिशियली रैंडी ऑर्टन का हील टर्न। यहां पे रुकते नहीं है बिल्कुल भी रैंडी ऑर्टन, क्योंकि ये जब बंदा हरामी बनता है तो ये छोटे मोटे लेवल का हरामी नहीं बनता। उसके बाद उन्होंने टाई उतारना शुरू किया, ऐसे फाड़ रहे थे वो कमीज कोडी रोड्स की जैसे कि वो कागज की बनी हुई, इतनी आसानी से उन्होंने फाड़ दी। उसके बाद निक ऑल्डिस आते उनको भी धक्का देके गिरा दिया। और आप ये चीज नोटिस करना, जनरल मैनेजर पे इस तरीके से लोग इतनी आसानी से हाथ नहीं उठाते, लेकिन 20-30 सेकंड में ही रैंडी ऑर्टन के टर्न के बाद ये चीज रैंडी ऑर्टन ने कर दी थी। और उसके बाद फिर हमने वहां पे जाके देखा भाई, तो उनको डेस्क पे फेंका है, उनको स्टील स्टेप से इतनी बुरी तरीके से मारा कि जब दोबारा हमको शक्ल दिखी है कोडी रोड्स की, भाई वो बंदा हिंदी में बोलते ना खून में पूरा लहू लुहान है, वो वाली हालत थी। और उसने उस मूवमेंट को, सेगमेंट को और भी ज्यादा मस्त बनाया। और फनी बात ये हो रही थी कि वहां पर रैंडी के जो चैंट हैं वो क्राउड की तरफ से आ रहे थे, क्योंकि सारे लोग इस रैंडी ऑर्टन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद उन्होंने एक अलग सी सेटिंग बिठाने की कोशिश करी, जब उन्होंने स्टील स्टेप्स को ऐसे अनाउंसर डेस्क के ऊपर ऐसे खड़ा करके लगा दिया, और खड़ा करके भी लगाया कि वो जो कोने वाला पार्ट होता है वो बीच में था, जिसमें वो गर्दन रख सकें कोडी रोड्स की। और उसके बाद वो कोडी रोड्स को लेके जाते हैं, उसके बाद उन्होंने वहां पे गर्दन भी रखी, तब तक सारे ऑफिशियल्स आ जाते हैं। तो बस रैंडी ऑर्टन ने बहाना ऐसा दिखाया कि जैसे कि वो जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो स्टील चेयर लेके आते हैं। और मैं तो इसको बोलूंगा कॉन्चेर्टो जो हम देखते हैं, जो एसजी ने काफी ज्यादा रिसेंटली यूज किया है, उसका एक बाप वर्जन था, क्योंकि उन दोनों ऐसे तीखे वाली चीज के बीच में रैंडी ऑर्टन की थी गर्दन, और वहीं पे जाके उन्होंने चेयर शॉट मार दिया है कोडी रोड्स को। और ये सब करने में ना रैंडी ऑर्टन के चेहरे पे कोई हेजिटेशन है, ना उनको कोई गिल्ट फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बंदा बहुत इंजॉय कर रहा, बहुत टाइम से भरा पड़ा बैठा था, और अब इसने अपना वो जो सारा गुस्सा है उसको बाहर निकाल दिया है। और इतना बंदा चिल है कि स्टील चेयर वो लेके आता है, उसको वो बीच में रखता है, वहां पे आराम से बैठता है उस अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ। और वो मस्त है कि मैंने ठिकाने लगा दिया इस बंदे को, और अब मेरा सिर्फ एक ही यहाँ पे एम है, एक ही मेरा गोल है, और वो है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए कोडी रोड्स को हराना। और वो जो 50 नंबर चेस कर रहे हैं, अब इस हील टर्न के बाद आप लोग कह सकते हो रैंडी ऑर्टन बहुत क्लोज आ चुके हैं। इसीलिए रैंडी ऑर्टन को मैं हरामी रैंडी ऑर्टन ऐसे ही नहीं कहता। बहुत मजा आया इस वाले सेगमेंट को देख के। आपको अगर ये वीडियो में मजा आया तो भाई इसे लाइक कर देना। स्मैकडाउन को अगर आज रेट करना का बोलूं तो पहला और लास्ट वाला सेगमेंट बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, तो पता नहीं इसको मैं रेट भी कैसे करूं। सिर्फ 2 सेगमेंट के बेसिस पर जज करो तो भाई ये 5 स्टार है, लेकिन बाकी की जो टाइम पास वाली चीजें आपको पता ही है कि ये स्मैकडाउन की फिर ओवरऑल रेटिंग को फिर बहुत ज्यादा नीचे लेके आ जाती है। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आरपंथ वाला कोड यूज करके आपको प्यारा सा डिस्काउंट मिलेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डेली यहाँ पे WWE से रिलेटेड वीडियोस आप देखते रहो, और बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।